पीछे का हम लोग का क्लास जिसमें था कि भौतिकी क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे भौतिकी की शाखाएं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब हम लोग मूव लाइन से देखेंगे। तो देखो, भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है और दो भागों में बांटने के पीछे रीजन भी है। पहले रीजन समझ लेते हैं, क्या रीजन है। बहुत पहले पुराने समय में लोगों को जब ये अनुभूति होने लगा कि जब हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हम पैदल जाते हैं, क्यों ना कोई ऐसा मशीन होता। जैसे अब आप सोचिए कि यहाँ से आपको कह दिया जाए कि आज के बाद मैं अगर नियम लगा दूं आप लोगों पर, सभी लोगों पर, कि मेरे कोचिंग में वही पढ़ पाएगा जो रोज पैदल आएगा घर से, साइकिल से नहीं आएगा, तो तुम लोग क्या उपाय करोगे? नहीं आओगे। देखो दिमाग क्या लगाओगे, अगल बगल कहीं लुका देगा और तुम लोग वहां से ढूंढ करके इधर फील्ड में आएगा पैदल और कहेगा सर कि हमको पैदल आए इसलिए हमको पढ़ने दीजिए। ये भी हो सकता है, बुद्धि लगा देगा सर। तो शुरुआत में लोग इतना ज्यादा नहीं सोचते थे, बस खाली जरूरत की चीजों को बनाने के बारे में सोचते थे। जैसे आपको घर से यहाँ तक आना है तो क्या यूज करते हैं? साइकिल। आज भी यूज कर रहे हैं, बहुत पुराने समय में ही आविष्कार हुआ था और आज भी यूज हो रहा है। तो ये इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं लगता, लेकिन पैदल चलने से तो अच्छा है। तो पैदल जहाँ बात आती है उसके जगह पर हम चुनाव करते हैं साइकिल का। लेकिन जब यहाँ से हमें बहुत दूर कहीं जाना होता है तब किस चीज का चुनाव करते हैं? मोटरसाइकिल हो गया या बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, इन सब चीजों का आविष्कार हुआ जरूरत के लिए। तो पहले बेसिक जो नीड्स थी उस चीज पर ही खोज होता गया, उसी चीज पर। और उस समय का जमाना जो था वो न्यूटन का जमाना था। न्यूटन के जमाने में यही सब चीजों का खोज हुआ। लेकिन एक कहानी आपको छोटा सा सुना रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हुआ क्या कि आइंस्टीन और मैक्स प्लांक का कहानी। और उससे पहले की बात हम आपको बता दें कि उससे पहले एक विद्यार्थी अगर ये सोचता था कि फिजिक्स में जितना भी आज तक खोज हो गया है, मैं ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ 1900 से पहले का, 1900 से पहले की बात है। इसके पहले जो बच्चे पढ़ाई करते थे फिजिक्स में, तब इस समय तक फिजिक्स में इतना न ज्यादा खोज हो चुका था, इतनी सारी चीजें, नियमों का खोज हो गया था न्यूटन के जमाने में। बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय की बात, अरस्तु थे, वह तो दार्शनिक थे, गैलीलियो था, फिर ये हाइगेंस थे, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है तरह तरह की चीजों को खोज चुके थे और उसके खोजने से लोग उसका यूज भी कर रहे थे। और 1900 से पहले जितनी भी चीजें खोज हो गई, तो बच्चे जब पढ़ने जाते थे सर के पास, फिजिक्स पढ़ने के लिए जाते थे, तो बच्चे अपने सर से सवाल पूछते थे कि सर और क्या खोजें हम इसमें और क्या खोजा जा सकता है? तो देखो भाई, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फिजिक्स में जितना ज्यादा खोजना था वो खोजा चुका है, अब ज्यादा बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं। जो होना था वो हो गया है, जितना नियम कानून है वो सब पढ़ लो, आगे बढ़ो, इसके आगे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यहाँ सोच क्या हो गया था? सीमित। लोगों की सोच सीमित हो गई थी, बच्चों की सोच सीमित हो गई थी कि इससे नया अब क्या हो सकता है। न्यूटन के गति नियम का खोज हो गया, उसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें हुई। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज हुआ, बहुत सारे नियम पहले ही खोजे जा चुके थे। लोग लगभग मान चुके थे कि बस फिजिक्स में इतना ही कुछ होगा। और वो जितना भी फिजिक्स आज के डेट में, आज से जो तुम पढ़ना शुरू करोगे, वो कहलाएगा कौन सा फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत, मतलब पुराना फिजिक्स, जो इतना सोच हुआ करता था। वो ले क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन कहानी पर। अब यहाँ जो आप कहानी पढ़ने वाले हो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध मालूम है कब चला हुआ था? 39 से 45 तक, 1939 से 45 के आसपास। इतना में जो विश्व युद्ध हो रहा था, तो विश्व युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, जर्मनी से आइंस्टीन जो है अमेरिका आ गए।
मतलब सन 1932 के आसपास की बात है। तो सन 1932 में जब आइंस्टीन अमेरिका आ गए तो लगभग वो शिफ्ट हो गए, क्योंकि तानातनी चल रही थी। और ये आइंस्टीन जो है अपना देश छोड़ करके, जर्मनी छोड़ करके वो अमेरिका में शिफ्ट होना चाहते थे, कुछ आगे करना चाहते थे। तो अमेरिका में तो वो शिफ्ट हो गए। अब सवाल ये था कि भाई वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, खाने पीने रहने इन सब चीज़ों के लिए, और उनके पास जो भी नॉलेज है उसका यूज कैसे किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहली बार क्या किया कि वहाँ शिफ्ट होने के बाद एक प्रभाव का, एक इफेक्ट का खोज किया, जिसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको खोज करके एक पत्रिका में छपवाए। पत्रिका में छपवाए इसलिए ताकि उस पत्रिका को लोग पढ़े, साइंटिस्ट पढ़े, अमेरिका के लोग पढ़े, तो फिर लोग पता करें कि ये कौन है भाई जो नया चीज खोज दिया है। ये पता करने के लिए पत्रिका में छप गया, चारों तरफ ये खबर फैल भी गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इस प्रभाव से। तो आइंस्टीन भी निराश हुए। आइंस्टीन इंतजार करते रहे। जब साल बीत गया तो फिर अचानक उनको एक दोस्त से मुलाकात हुआ। तो डिस्कस हुआ उन लोगों के बीच कि यार मैंने ये सब किया था और कुछ हुआ नहीं, अखबार में डाले ऐसे करके। तो वो बोला कि यार तुम किस भाषा में छपवाए थे? तो यार जो मैं भाषा जानूंगा, जिस देश से मैं बिलोंग करता हूँ वो भाषा। तो वो जर्मन भाषा में, अमेरिका में जाके जर्मन भाषा में ये नियम जो खोजे थे वो छपवाए थे। अब जर्मन भाषा में अगर कोई जर्मनी करा तो जर्मन भाषा में पत्रिका में छपवाता है, तो जिसको जर्मन मालूम होगा वही ना समझेगा, तो कहाँ से कोई फर्क पड़ने वाला था। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो आइडिया दिया था कि तुम इसे इंग्लिश में छपवाओ फिर से, और तब देखना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वही चीज इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वही सारा इवेंट उन्होंने छपवाया। जैसे ही छपवाया, इसका बहुत बड़ा मतलब प्रभाव पड़ा अमेरिका में। अमेरिका में एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्स प्लांक, उन्होंने जब ये पढ़ा तो मतलब साफ सोच ही बदल गया उनका। और उसके बाद उसको खोजने लगे, पता करने लगे कि आखिर कौन है भाई, और मिले तो पता है उसे क्या कहे। उन्होंने कहा कि देखो आइंस्टीन भाई, ये जो तुमने खोजा है ना, तुमने फिजिक्स का इतिहास बदल दिया है। लोग जिसे फिजिक्स कहते थे, बात दरअसल ये है कि फिजिक्स तो अभी ढंग से पैदा भी नहीं हुआ। ये लाइन उन्होंने बोला कि फिजिक्स तो अब पैदा लेने जा रहा है, अब फिजिक्स में शुरुआत होगा खोज का सिलसिला। समझ में आया? और उसी समय से, और ये घटना था सन 1900 के बाद का, यानी 1905 का। और उसी समय से उसके बाद जितना भी फिजिक्स में रिसर्च हुआ, उस फिजिक्स का नाम रखा गया आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और इसको एक और नाम से जाना जाता है क्वांटम फिजिक्स। नाम सुने होंगे क्वांटम फिजिक्स। बात समझ में आया? तो अब आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन कौन होगा? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टीन होंगे, समझ में आया? और फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन, वो न्यूटन का जमाना था। समझ में आया? आज हम लोग ये सब जो भी पढ़ रहे हैं, अब इसमें देखिए क्या क्या ब्रांच है, इस चीज को समझेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में लोग क्या, पहले अपने जरूरत की चीजों को खोजा। तो यांत्रिकी जब आप पढ़िएगा फर्स्ट चैप्टर में, आपको फर्स्ट चैप्टर तो ये है भौतिक जगत, लेकिन अभी आप 11वीं क्लास में जो शुरुआत में फिजिक्स पढ़ोगे, वो शुरुआती दौर में आप पहले पढ़ोगे यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। इसमें आप गति के बारे में पढ़िएगा, बल के बारे में पढ़िएगा, त्वरण के बारे में पढ़िएगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब चीजों को पढ़िएगा। किसके अंतर्गत? मैकेनिक्स के अंतर्गत। क्लियर हो गया? इसके बाद आप उसी में, इसके बाद पढ़िएगा उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें हम साउंड के बारे में, वेव के बारे में, इसके अलावा हीट के बारे में, इन सभी चीजों का जो इफेक्ट होता है
और इससे संबंधित जो साइंटिस्ट ने नियम बनाया है उन चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये क्लास 11 में ही आपको पढ़ना है और ये भी क्लास 11 में ही पढ़ना है, ये दोनों। ये इतना ही में आपका पूरा फिजिक्स है। फिजिक्स का एक किताब आपका इसमें आ जाएगा, दूसरा किताब, दोनों फिजिक्स है ना 11 में, तो पहला किताब मैकेनिक्स का है और दूसरा किताब ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का है। तो दो हिस्सा में है, हम लोग पहले इसको खत्म करेंगे फिर इसको करेंगे। फिर क्लास 12 में जब जाइएगा तो क्लास 12 में आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स, प्रकाश के बारे में। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि आप 9 क्लास में क्या पढ़े थे शुरू में फिजिक्स में। गति पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मतलब तुमने क्या पढ़ा था? मैकेनिक्स। याद करो लास्ट में तुम ध्वनि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? उसमें तरंग भी मिला था, यानी तुमने थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स। अभी पूरा नहीं पढ़े हो, अब पूरा पढ़ोगे। उसमें बहुत ऐसा चीज है जो नहीं पढ़े, और पूरा डिटेल में चलेगा एकदम जीरो से हीरो लेवल तक इसमें। और इसमें 10 क्लास में पहले क्या पढ़े थे? प्रकाश पढ़े थे ना। 12 क्लास में जाओगे तो पहले प्रकाश नहीं मिलेगा, पहले ये मिलेगा विद्युत चुंबकत्व, यानी पहले विद्युत के बारे में पढ़ोगे फिर चुंबकत्व के बारे में पढ़ोगे। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक वो किताब पूरा आपका इसमें है, ठीक है, और दूसरा किताब में आपका क्या है? प्रकाशिकी। यानी 12 क्लास में ये दोनों पढ़ना है। इसके अलावा इसमें सेकंड में आ जाइए आधुनिक भौतिकी। अब आइंस्टीन के ज़माने में जब आप आ जाते हो तो आइंस्टीन के ज़माने में इन सब चीज़ों का खोज हुआ था। अब ये जो चीज़ है इसमें आपको स्पष्ट कर दें 12 क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो 12 क्लास में आप पढ़ने वाले हो परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में और ठोस अवस्था यानी सेमीकंडक्टर के बारे में। 12 में यही 3 को पढ़ना है जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आगे के क्लास में ग्रेजुएशन में जब जाइएगा तब आपको ये मिलेगा, ठीक है, वो भी आइंस्टीन के द्वारा है। ये बड़ा मतलब खतरनाक सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत। ये अभी अगर हम समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जो है हमारे ग्रह पर का टाइम और दूसरे ग्रह पर का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब इतना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित अपने उदाहरण दिए थे। खाली वो उदाहरण सुनोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि काश पृथ्वी के चारों तरफ एक वो रेलवे ट्रैक होता। अगर पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ एक रेलवे ट्रैक होता, काश कोई बाधा ना होती ट्रेन को चलने में। ट्रेन का स्पीड इतना ज़्यादा होता कि वो लाइट के स्पीड के बराबर तो नहीं लेकिन लाइट के स्पीड के जैसा चलता, उससे कम ही चलता, यानी बहुत तेज। ऐसा संभव है नहीं, लेकिन वो कल्पना कर रहे हैं। कल्पना क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ, मतलब अगर यहाँ पर इसी जगह पर बोल दिया जाए कि यहाँ एक रेलवे ट्रैक है जो ऐसे जाते जाते पृथ्वी के नीचे से होते हुए घूम कर फिर यहाँ पर आया है और रेलवे ट्रैक है। मैं थोड़ा देर के लिए आपको कहूँ कि ये जो रेलगाड़ी है ये बहुत तेज चलने वाला है और इसमें 2 आदमी बैठा, एक राम नाम का आदमी बैठा, एक श्याम नाम का आदमी बैठा। सॉरी, 2 आदमी नहीं बैठा, 2 दोस्त हैं, इसमें से एक आदमी बैठा है। राम और श्याम गए स्टेशन पर, जैसे मान लो राम और श्याम आए, एक आदमी ट्रेन में बैठ गया, मान लेते हैं राम बैठ गया। राम का उम्र 25 वर्ष है, श्याम का उम्र भी मान के चलो कि 25 वर्ष है, दोनों दोस्त हैं। दोनों में से राम जो है ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन जब वहां से खुली तो लाइट के स्पीड से चली और लाइट के स्पीड से चलना पॉसिबल है नहीं, फिर भी मान लिया गया। अब अगर वो चल करके वापस यहाँ पर आता है तो वो पृथ्वी का पूरा एक चक्र घूम के आएगा और पूरा एक चक्र घूम के जैसे ही राम यहाँ पहुंचता है तो श्याम से जब मिलता है, तो श्याम तो वहां नहीं था, श्याम को वो घर ढूंढने जब जाता है तो देखता है कि श्याम बुढ़ा हो चुका है, उसका उम्र 60-70 साल के करीब हो चुका है और राम जवान का जवान यानी 25 वर्ष का ही।
तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि ये कैसे हो गई, तो फिल्मों में देखे हैं, ये रियल में कैसे हो सकता है। तो इसमें आपको यही चीज समझना है कि कोई चीज लाइट के स्पीड से, अब आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया है E बराबर mc², बड़ा ग्रेट इक्वेशन है ये, इसके बारे में भी आपको जानना है। इसका मतलब समझो कि किसी वस्तु को अगर लाइट का स्पीड दे दो तो वो वस्तु गायब हो जाता है। असल में राम जो है जिस ट्रेन पर बैठा था उसका स्पीड लाइट के बराबर हो गया, वो गायब हो गया। और वो जो वापस आया वो किसी और जगह यानी टाइम ट्रेवलिंग हो गया, वो फ्यूचर में चला गया। राम प्रेजेंट में था और वो कहाँ चला गया, फ्यूचर में। फ्यूचर में उसे कौन मिला, श्याम। तो ये पॉसिबिलिटी है। आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत इन सब चीजों से ही रिलेटेड है जो मैंने आपको उदाहरण दिया। और मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे ये मार्कर है, मैं ये पंखा का एग्जांपल देखिए, क्या पंखा आपको पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है क्योंकि वो गति में है। और ज्यादा स्पीड में होगा तो और अच्छे से दिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब था कि किसी चीज को इतना जोर से फेंको कि ये लाइट का स्पीड पकड़ ले, और लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड अगर कोई पकड़ लेता है वो चीज धरती पर से गायब हो जाएगी। गायब होने का मतलब समझते हो, हम कहेंगे कि बोर्ड गायब करना है तो कैसे करोगे, और जला दोगे, आए तो गायब हो जाएगा। चाहे फूल फाड़ के न लुका लो चाहे चुरा लो तो गायब हो जाएगा। ऐसा सोच रहे हो तो गायब का मतलब ये नहीं हुआ। गायब का मतलब इस धरती से गायब कर देना। इस धरती पर से कोई चीज गायब नहीं होता है। इसको जला दोगे इसका रूप बदलेगा, ये राख हो जाएगा, लेकिन रहेगा धरती पर ही, ये गायब नहीं होने वाला। इसका रूप बदल सकते हैं। इस मार्कर को जला करके हम राख कर सकते हैं। आदमी भी मरता है तो उसका लाश जब जलता है तो उसकी लाश का जितना भी राख है वो भी धरती पर ही रहता है, वो भी गायब नहीं होता है। धरती पर से कोई भी चीज गायब तब हो सकता है जब उसका स्पीड किसके बराबर हो, लाइट के स्पीड के बराबर। ये सीधा इक्वेशन बोला है। ई मतलब एनर्जी। एनर्जी को देख सकते हो, नहीं देख सकते। एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगा जब लाइट का स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम लोग के सिलेबस में नहीं, हल्का फुल्का आपको हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी में हम लोग मैकेनिक्स के चीजों को समझते हैं। जैसे कि आपको बता दूं मैं, न्यूटन के गति नियम। कोई बताएगा प्रथम नियम क्या है न्यूटन का गति का? एनीबॉडी बोलिए। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहने की कोशिश करे, जब तक उसको बाहरी फोर्स ना लगाया जाए वो वहां से मूव नहीं करे। और कोई आधा बोले हैं, आधा बाकी बैठिए। और कोई बोलना चाहेगा? यस। हाँ, यदि कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहना चाहती है ना, और गति में है तो गति में रहना चाहती है। कब तक? ओके, गति में रहे तो गति में ही रहना चाहती है। थोड़ा सा यहीं पे नियम में थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। अगर किसी वस्तु की गति लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए तो क्या हो? वो तो गायब हो गया। तो बोलो यहाँ न्यूटन के नियम फेल हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो कोई पूछे कि न्यूटन का नियम फेल कब हो जाता है तो क्या कहोगे? यस। तो न्यूटन के इस नियम का एक लिमिट भी है, और वो लिमिट यहाँ पे है ना, क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पर हम बारीकियों से देखते हैं कि न्यूटन ने कह तो दिया, बैठ जाओ, कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, पर ये नहीं बोला कि लाइट के स्पीड में गति कर देंगे तब क्या होगा। आइंस्टीन बताया कि अगर कोई वस्तु को आप लाइट का स्पीड दे दीजिएगा, न्यूटन के नियम फेल तो वस्तु गायब हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हो गया? चलिए इसके बारे में। हाँ, आइंस्टीन का जमाना 1905 से शुरू हुआ। ठीक है, उससे पहले न्यूटन थे। ठीक है, न्यूटन जो है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, दबंग आदमी कह सकते हो, या फिर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बोल सकते हो। बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था वो। मतलब जैसे कोई हीरो अगर चरखा में आ जाता है बॉलीवुड का, अब सलमान खान ही आ जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगा।
लोग उसे देखने के लिए शाहरुख खान आ जाए या कोई भी बॉलीवुड का तो भीड़ लग जाएगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। इस टाइप का न्यूटन था। लोग वो जहाँ खड़ा हो जाता था, लोगों की भीड़ लगती थी उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। इस टाइप का वो आदमी था। तो इसलिए वो जो बोल देता था ना, लोगों को मानना पड़ता था। वो कहता था कि यार बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अब बाद में और पता चलता है कि जितना बात बोला है उसमें बहुत ऐसा बात है जो गलत बोला है, लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसा बात भी बोला है जिसके बदौलत बहुत कुछ है। न्यूटन का ही देन है कि रॉकेट यहाँ से उड़ के ऊपर जा रहा है। बात समझ, अभी तुरंत उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो है परमाणु नाभिकीय भौतिकी, परमाणु के बारे में आप जानिएगा, 12th क्लास में ही जानिएगा। नाभिक के बारे में भी जानिएगा, ये बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये जो ठोस अवस्था भौतिकी आप देख रहे हैं, इसको एक और नाम आप बोल सकते हो सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम को कहा जाता है। ये दोनों के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारे भले सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही आज सब कुछ पॉसिबल है। आज इस तरह के बोर्ड पर आप अगर पढ़ पा रहे हो, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये लोड हो जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा आदमी देखेगा। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी थोड़ा देर पहले बताए, उसी के बदौलत आज ये सब कुछ हो पा रहा है। इस तकनीक का यूज करके हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो पा रहा है, दूसरे के पास ये फिर पहुंचेगा। सब कुछ इन्हीं मॉडर्न फिजिक्स की वजह से ही पॉसिबल है। और ये कैसे हुआ है, जब आप डिटेल में सब पढ़ोगे ना, सब समझ में आने लगेगा कि कैसे हुआ है। आइए, अब हम लोग के पास एक प्रश्न है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का रिलेशन क्या है, भौतिकी और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, इनके बीच में किस तरह का रिश्ता है। तो इसको भी एक छोटा कहानी से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। माइकल फैराडे का नाम सुने होंगे आप लोग। तो माइकल फैराडे ने जनरेटर का खोज किया। जनरेटर से बिजली उत्पन्न हुई। उससे पहले डीसी करंट हुआ करता था। एसी करंट का नाम तो कोई जानता भी नहीं था। ऐसा करंट जिसे मतलब झटका भी लगता है और बहुत ज्यादा मात्रा में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। 1,33,000 वोल्ट तक का वोल्टेज का समझो कि जनरेटर से, उससे पहले 12 वोल्ट 10 वोल्ट पर ही राजा महाराजा जो लोग हुआ करता था उसके घर पर बॉल बढ़ता था, तो बॉल भी बढ़ता था तो डीसी बॉल जाता था एसी में, जब तक जनरेटर का खोज नहीं हो गया। तो माइकल फैराडे जनरेटर का खोज नहीं किया था, सॉरी किया था, लेकिन जनरेटर बनाया नहीं था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखो माइकल फैराडे ने किया क्या, कुछ कॉइल ले लिया, मैग्नेट ले लिया, उसमें एक छोटा सा बल्ब जोड़ दिया, उसमें एक थोड़ा सा गति करा दिया। गति जैसे ही कराया तो बल्ब थोड़ा सा जल गया। यही चमत्कार था पूरे दुनिया के लिए। और ये चमत्कार माइकल फैराडे को अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता था, लोगों को दिखाने के लिए। जो पढ़े लिखे लोग जो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को दिखाने के लिए, या और भी साधारण लोग जो चाहे ऑडिटोरियम में जा करके देख सकते थे शो की तरह। जैसे मैं ही आपको बोलूं कि मैंने एक ऐसा चीज खोजा है ना, जो अभी तक में बहुत नया है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा अगर मैं बोलूं तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देख करके कहिएगा कि सर हम तो आज तक ऐसा चीज देखे ही नहीं थे। फिर आप लोगों को बताइएगा तो और भी लोग चाहेंगे देखने के लिए। उसी तरह का बात था। तो माइकल फैराडे ये चीज खोज तो लिया था। तो हुआ क्या कि एक सभा में जब वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, दिखा रहे थे, ये चीज 5 मिनट का ही काम था। 5 मिनट में बस वो आप बल्ब जला करके दिखा दिए। जब बल्ब जलाकर ये करके दिखा दिए, सब लोग देख लिया, तो उसमें एक औरत बैठी हुई थी और उसके गोद में एक बच्चा था छोटा। तो बहुत देर तक वेट किया गया माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे जब आए, शो दिखाए, 5 मिनट में शो खत्म हो गया। औरत को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा किस बात का आया, वो बोली माइकल फैराडे से कि सर आप ये 5 मिनट की चीज के लिए और ये इतने छोटे से चीज के लिए इसको खोज के आप कर क्या लेंगे, इसके करने से फायदा क्या है। आप इतना टाइम वेस्ट कर दिए हम लोगों का, और बच्चे को गोद में लेके वो है, और ये बात वो बोल रही है माइकल फैराडे को। तो माइकल फैराडे को बुरा लगा इस बात का कि भाई मैं इतना बड़ा खोज किया
और ये औरत मुझे ऐसे बोल रही है। तुरंत झट से माइकल फैराडे इस बात का जवाब दिया, कहा कि देखिए, जो मैंने आपको अभी 5 मिनट में करके दिखाया, जो चीज़ मेरे पास है, तो आपकी गोद में जो बच्चा है ना, समझिए कि वही चीज़ मेरे पास भी है। आपका बच्चा जिस दिन बड़ा होगा, कामयाब होगा, तो आपको ही लाभ होगा, और वही चीज़ मेरे पास भी है। और आज जो आप चीज़ देख रहे हैं, इसका आप यूज भविष्य में देखेंगे। ये बात उसने बोल दिया। अब वो तो कॉन्सेप्ट बता दिया था। उसके बाद इस चीज़ का यूज बड़े स्तर पर एक बड़ा मतलब जनरेटर बनाया गया पानी के जरिए। अब चूंकि वो था क्या कि उसको जब नचाया जाएगा, जैसे कि होता क्या है जनरेटर में कि अगर एक चालक हो, जैसे कि ये तार हो गया, कॉइल हो गया, और इस कॉइल के पास अगर कोई चुंबक हम लाते हैं और चुंबक में गति करा देते हैं, तो इसमें अपने आप बिजली उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत बड़ा जनरेटर, और इसमें एक ये टरबाइन लगा दिया गया जिसको नचाया जाए पानी गिरा करके। तो पानी गिरा करके झील की मदद से इस पर जब पानी गिराया गया, इस बहुत बड़े टरबाइन को चलाया गया, बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न हुई। तो न जाने कितने घरों में बिजली आए, सिर्फ उस छोटे चीज के कॉन्सेप्ट की वजह से। उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना का खोज किया था, और उसी घटना के बदौलत सिर्फ इंटर पास एक लड़का इस तरह का चीज खोजा, और आज देख लीजिए ये पंखा चल रहा है, उसी लड़का का देन है। ये बल्ब जल रहा है, उसी लड़का का देन है, क्योंकि पावर हाउस में अभी भी जनरेटर चल रहा होगा, उसी जनरेटर से ये बिजली आ रहा है। अगर वो न होता तो शायद ये चीज नहीं होता हम लोगों के पास। समझ में आया? माइकल फैराडे का देन है कि हम लोग अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट यूज कर पा रहे, उन्हीं का देन था। तो आपने देखा नियम का खोज हुआ। अब देखिए, जो न्यूटन की बात कर रहे थे, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा, सेब गिरा, उसके मन में ख्याल आया कि यार सेब नीचे ही क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उसने नियम खोजा गुरुत्वाकर्षण का, और उस नियम के बदौलत आज रॉकेट जो काम करता है उसी सिद्धांत पर काम करता है, न्यूटन के नियम पर ही काम करता है। तो रॉकेट यहाँ से वहां तक एक सिंपल सा सेव के वजह से, सोचने के वजह से हम रॉकेट ऊपर भेज पा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो, जो नियम खोजा गया उसको जब हम यूज करते हैं बड़े पैमाने पर, तो वो चीज हमारे लिए क्या है? तकनीक। भौतिकी से हम लोग छोटे छोटे जो भी प्रकृति में नियम होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, खोजते हैं, और उसका इस्तेमाल तकनीक में करते हैं। और आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल भी हम लिए हैं। जैसे देखिए, अभी अभी हमने बताया कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय तरंग खोजा, नहीं विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, मैक्सवेल ने खोजा। ये विद्युत चुंबकीय तरंग लिखा हुआ है, हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोले। कहीं जनरेटर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ विद्युत जनित जनरेटर अभी बोले हैं ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये माइकल फैराडे का देन है, जिसके वजह से किसका खोज हुआ? जनरेटर का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में रेडियो, टेलीविजन, संचार प्रणाली यानी कि इंटरनेट का चलना या फोन से बात करना, ये सारी जितनी प्रणालियां हैं, अगर ये खोज नहीं हुआ रहता विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तो आज ये नहीं होता। तो फिजिक्स ये रहा, भौतिकी के आधारभूत नियम ये रहे, और इसके बदौलत जो हमारे पास है टेक्नोलॉजी ये रहा। तो ये फर्क समझ में आया? न्यूटन के नियम से देखिए, अंतरिक्ष यान, कृत्रिम उपग्रह का परीक्षण। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी मौजूद है, ठीक है, जो सिद्धांत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और भौतिकी दोनों के बीच के रिलेशन को ये बताता है। ठीक है, अब समय भी हो चुका है, आज का हम लोग का ये सेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके बाद, ये आपका फर्स्ट चैप्टर भी इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग अब मेन जो पढ़ाई है सेकेंड चैप्टर, वो कल तो संडे है, सोमवार से शुरू करेंगे।